गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आपके गद्य खंड में सेकंड चैप्टर है मियाँ नसीरुद्दीन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम इनका जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। कृष्णा सोबती, जन्म सन 1925, गुजरात, पश्चिमी पंजाब, वर्तमान में पाकिस्तान। प्रमुख रचनाएं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, उपन्यास, डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादल के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, कहानी संग्रह, हम हशमत, शब्दों के आलोक में, शब्दचित्र, संस्मरण। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शहानी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखीं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। बल्कि ये कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी के भाषिक प्रयोग में भी विविधता है, यानी उन्होंने भाषा के मामले में भी प्रयोग किए हैं। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का वाकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। यानी इसमें जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन, उसका जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन, और ये संस्मरण है जिसको उनके हम कृष्णा सोबती के हम हशमत संग्रह से लिया गया है। इसको आइए पढ़ते हैं। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजरे होते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में नान बाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ ये कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। यानी लेखिका कहती है कि अचानक से वो मटिया महल की तरफ से गुजरी तो उसकी मुलाकात हुई नानबाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन से। वो कहती है अगर नहीं गुजरे होते तो राजनीति, साहित्य और कला के तो बहुत से कलाकारों को वो जानती, लेकिन ये रोटियां बनाने वाले कलाकार को वो नहीं पहचान पाती। मियाँ नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, यानी प्रसिद्ध थे। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर ये तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? ये तो खोजियों की खुरापात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। पूछना ये था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म का अर्थ है कला।
यानी तरह तरह की रोटियां बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी? लेखिका ने उनसे पूछा। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, अर्थात उनकी तरफ देखने लगे। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर, रंगरेज या तेली दंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही, वालिद यानी अपने पिता से ही सीखा। मतलब ये कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, यानी उन्हीं की जगह पर। वो बताते हैं कि ये तो हमारा ख़ानदानी पेशा है। वो कहते हैं कि जिसका जो काम है वो उसको वही सीखता है। वो कहते हैं रोटियों की कला सीखने के लिए क्या हम आईना साज या नगीना साज के पास जाएंगे? यानी हमारे वालिद जो थे, यानी हमारे पिता जो थे, वो रोटियां बनाते थे और हमने उन्हीं से इस काम को सीखा। और जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हीं की जगह पर, यानी उन्हीं की दुकान पर उन्हीं के काम को आगे बढ़ाने लगे। आपके वालिद मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं। लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है यानी सही कहा है आपने, उचित कहा है। पर ये तो बताइए कि जब आप अपने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कहे अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कहे वे, बच्चा कहता है वे, कहे जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? यानी मियाँ नसीरुद्दीन बताते हैं कि जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो वो क्रम से पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है। पहले अक्षर ज्ञान करता है, उसके बाद फिर पढ़ना सीखता है। तो वो अपने रोटी बनाने की कला को इसी तरह से बताते हैं। मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हों, यानी जो सुकरात दार्शनिक था तो उन्होंने दार्शनिक अंदाज में सिर हिलाया। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम ये पूछेंगे उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 3 जमातों का क्या हुआ? अर्थात जो लेखिका उनसे सवाल कर रही थी, उनके उत्तर में भी वो उत्तर नहीं दे रहे थे, उसके उत्तर में वो उससे सवाल ही पूछ रहे थे। ये बात मेरी समझ के तो बाहर है। लेखिका कहती है कि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि अगर वो तीसरी क्लास में सीधा बैठेगा तो उन 3 जमातों का, 3 क्लासों का क्या होगा? इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, हम भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब ये कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, अर्थात जो शिक्षा है, कोई भी काम सीखना है तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है। वो कहते हैं कि हमने भट्टी को आँच देना सीखा, भट्टी को बनाना सीखा, बर्तन धोना सीखा, उसके बाद हम रोटियां बनाने की कला में माहिर हुए। तो जिस तरह से बच्चा जो है वो पहले अक्षर ज्ञान सीखता है, फिर एक फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, सीधे वो थर्ड क्लास में नहीं आ सकता। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि जो रोटियां बनाने की कला है उन्होंने भी उसको उसी तरह से सीखा जैसे बच्चा पढ़ना सीखता है। सिर हिलाया है साहिब, माना, यानी लेखिका ने भी उनकी बात में
का समर्थन किया। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने ना लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा। बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? हुक्म कीजिए जहाँ पनाह। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? क्यों ना बनती साहेब। बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह क्या पकवान था? कोई खास ही चीज़ होगी। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को हैं कि नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले, हम ये ना बतावेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी वो अपने बुजुर्गों की प्रशंसा में कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो रोटी बनाने में इतने अधिक माहिर थे कि कुएं में भी रोटी पका सकते थे, यानी पानी में भी रोटी सेंक सकते थे। मज़ा लेने के लिए टोका। कहावत ये सच्ची भी है कि मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती है? देखिए कभी रोटी जनाब, पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी और वो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हों, वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहलत ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बनाया। तो अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। हो तो चुकी साहब, पर जानना ये था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहेब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे। है तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे। जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना। उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामती ना। कौन से? बहादुर शाह जफ़र की। मियाँ ने खींचकर कहा। फिर अलट पलट के वही बात। लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। डाकखाने वालों के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। हमें बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। ये बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख ये मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। मजमून यानी ये प्रसंग। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। खाली शागिर्दी ही नहीं, शागिर्द यानी शिष्य। वो जो उनके यहाँ कारीगर बनाते थे वो उनके शागिर्द भी थे, यानी उनसे रोटियां बनाना सीखते थे। खाली शागिर्दी ही नहीं साहब, गिन के मजूरी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रूमाली, गाँव दीदा, गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन? हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। ये संस्मरण था कृष्णा सोबती का लिखा हुआ। इसमें इन्होंने जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं उनके माध्यम से ये बताया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। वो रोटी पकाने का काम करते थे, उसको ही इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उसके सामने उनको सारी चीज़ें बेकार लगती हैं और अपनी कला में माहिर हैं और सबसे ज़्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है तो वही है। धन्यवाद।